आज के क्लास में हम लोग आपके लिए लाए हैं डीएलएड एंट्रेंस एग्ज़ाम 2026 में साइंस से रिलेटेड पूछे जाने वाले बार बार प्रश्न जो आपके एग्ज़ाम में देखे जाते हैं, जिसमें हमारा पहला सवाल है, नीम का उपयोग एक प्राकृतिक कृमिनाशक के रूप में किया जाता है क्योंकि। इसका जवाब आप लोग दीजिएगा। पहला, नीम के रस में अजाडिरेक्टिन नामक तत्व पाया जाता है जो कि एंटीफिडेंट की भांति कार्य करता है। दूसरा, यह अन्य कीटनाशकों की तुलना में अधिक प्रभावी है। तीसरा ऑप्शन, प्रकृति में बहुत तेजी से क्षय या नष्ट होता है। और चौथा ऑप्शन दिया हुआ है, इसके उत्पादन की दर लागत अधिक नहीं है। तो नीम का उपयोग एक प्राकृतिक कृमिनाशक के रूप में होता है, ये बात सत्य है, क्योंकि नीम के रस में अजाडिरेक्टिन नामक तत्व पाया जाता है जो कि कंपाउंड की भांति काम करता है, यानी कि एंटीफिडेंट का काम करता है। यानी ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल, सामान्य अम्ल की उपस्थिति में फेनोल्फथैलीन का रंग कैसा रहता है? गुलाबी, रंगहीन, नारंगी और लाल। तो हम लोग याद रखेंगे कि फेनोल्फथैलीन में अगर हम अम्ल मिलाते हैं तो इसका रंग रंगहीन हो जाता है, रंगहीन हो जाता है। और यदि फेनोल्फथैलीन में हम क्षार डालते हैं तो इसका रंग गुलाबी हो जाता है। तो हमारा सवाल था कि अम्ल की उपस्थिति में फेनोल्फथैलीन का रंग कैसा होता है? तो अम्ल की उपस्थिति में रंगहीन हो जाता है, यानी ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। यदि अगर आपसे पूछता कि फेनोल्फथैलीन में क्षार की उपस्थिति से कैसा रंग हो जाता है, तो गुलाबी हम आंसर करते हैं। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से तत्वों के वर्गीकरण का वर्तमान में क्या आधार है? तत्वों का द्रव्यमान, तत्वों का परमाणु संख्या, तत्वों की भौतिक अवस्था या तत्वों की संयोजकता। तो इसका राइट आंसर, वर्तमान आवर्त सारणी में तत्वों का वर्गीकरण उसके बढ़ते हुए परमाणु संख्या के आधार पर होता है, परमाणु संख्या के आधार पर होता है। इसका सिद्धांत प्रसिद्ध वैज्ञानिक हेनरी मोसले ने दिया था, जिन्हें मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का पिता या जनक भी माना जाता है। यानी आधुनिक आवर्त सारणी के जनक किन्हें कहा जाता है? हेनरी मोसले ने। इन्होंने ही तत्वों का वर्गीकरण तत्वों की परमाणु संख्या के आधार पर किया था। अगला सवाल है, निम्नलिखित में एक से अधिक संयोजकता वाले तत्व हैं? कॉपर, आयरन। एक से अधिक विकल्प सही हैं, कहने का मतलब ए और बी दोनों सही हैं। ऑप्शन डी कार्बन। तो पूछ रहा है कि एक से अधिक संयोजकता वाले तत्व, तो एक से अधिक संयोजकता वाले जो तत्व होते हैं वह डी ब्लॉक के अंतर्गत आते हैं, डी ब्लॉक के अंतर्गत। और डी ब्लॉक के अंतर्गत इसमें से एक तांबा और एक लोहा। तांबा को ही इंग्लिश में कहा जाता है कॉपर और लोहा को इंग्लिश में कहा जाता है आयरन। यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, एक से अधिक विकल्प सही हैं। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन एकल झिल्ली से घिरा हुआ होता है? एकल झिल्ली यानी जिसमें एक झिल्ली पाया जाता हो, एक झिल्ली। ऑप्शन ए लाइसोसोम, ऑप्शन बी माइटोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन सी न्यूक्लियस और ऑप्शन डी क्लोरोप्लास्ट। तो लाइसोसोम को ही आत्महत्या की थैली भी कहा जाता है, आत्महत्या की थैली किसे कहा जाता है? लाइसोसोम को कहा जाता है। और लाइसोसोम में ही एक झिल्ली पाई जाती है, इसमें ही एक झिल्ली पाई जाती है। तो सवाल पूछ रहा था कि निम्नलिखित में कौन एकल झिल्ली से घिरा हुआ होता है? तो लाइसोसोम, यानी ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर।
लाइसोसोम के बारे में हम लोग याद रखेंगे कि यदि अगर फटता है तो उसके अंदर के जितने भी कोशिकाएं होते हैं वह सबको नष्ट कर देता है, कोशिका को नष्ट करने का काम करता है, इसीलिए इसे आत्महत्या की थैली कहा जाता है। अगर आपसे पूछेगा माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में, तो माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में याद रखेंगे कि इसे कोशिका का पावर हाउस भी कहा जाता है, पावर हाउस भी कहा जाता है। पूछता है सवाल, कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है, तो आंसर हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया। अगला सवाल है, पत्ती के किनारों के साथ पानी का बूंदों के रूप में निकलना क्या कहलाता है? स्राव, बिंदु श्रावण, वाष्पोत्सर्जन, वाष्पीकरण। तो पत्ती के किनारों के साथ अगर पानी की बूंद के रूप में निकलता है तो उसे कहा जाता है बिंदु श्रावण, यानी ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। अगला सवाल है, कीटनाशक आमतौर पर किस पर कार्य करते हैं? पेशी प्रणाली, पाचन तंत्र, तंत्रिका तंत्र या संचार प्रणाली? तो कीटनाशक आमतौर पर तंत्रिका तंत्र पर काम करते हैं, तंत्रिका तंत्र। ऑप्शन कौन है तंत्रिका तंत्र? तो ऑप्शन सी यानी तंत्रिका तंत्र इज द करेक्ट आंसर। अगला सवाल है, फलों के पकने के लिए निम्नलिखित में कौन पादप हार्मोन उत्तरदायी है? एथिलीन, ऑक्सिन, जिबरेलिन या साइटोकाइनिन? तो फलों को पकने के लिए जो हार्मोन लगता है वह है एथिलीन। एथिलीन हार्मोन फलों को पकाने में मददगार होता है, यानी ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पेसीज, ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पेसीज नामक पुस्तक किसने लिखी? डार्विन ने, ओपेरिन ने, लामार्क ने, इनमें से कोई नहीं। तो ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पेसीज डार्विन ने लिखी थी, यानी ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर आपसे पूछे कब लिखी थी तो हम लोग याद रखेंगे 1859 ईस्वी में। इसमें किसके बारे में लिखा गया था? तो जैव विकास सिद्धांत के बारे में लिखे थे। डार्विन कहाँ के वैज्ञानिक थे? तो यह एक ब्रिटिश वैज्ञानिक थे, ब्रिटिश वैज्ञानिक थे और उनके इसी सिद्धांत को डार्विनवाद के नाम से जाना गया, डार्विनवाद के नाम से जाना गया। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन चाल का मात्रक नहीं हो सकता है? किलोमीटर पर घंटा, मीटर पर सेकेंड, सेंटीमीटर पर सेकेंड, सेकेंड पर मीटर। तो चाल बराबर हम जानते हैं कि चाल बराबर होता है दूरी बटा समय, दूरी बटा समय। तो हमको अगर मात्रक निकालना है तो मात्रक दूरी का या तो मीटर होगा, या तो किलोमीटर होगा, या तो सेंटीमीटर होगा, और समय का मात्रक या तो सेकेंड हो सकता है, या तो सेकेंड हो सकता है, या तो मिनट हो सकता है, और या तो घंटा हो सकता है। कहने का मतलब किलोमीटर पर घंटा यानी ये हो गया दूरी और ये हो गया समय, यानी सही है, होगा। मीटर पर सेकेंड दूरी है, समय है, यानी ये भी होगा। सेंटीमीटर पर सेकेंड तो ये दूरी हो गया, ये समय हो गया, तो ये भी होगा। लेकिन पहले सेकेंड फिर मीटर, कहने का मतलब पहले समय और तब जाकर के दूरी, तो ये नहीं होगा। हमारा सवाल पूछ रहा था कि चाल का मात्रक कौन नहीं हो सकता है, तो यानी ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। अगला सवाल है, चंद्रमा के सतह के नज़दीक से अलग अलग द्रव्यमान की वस्तुएं मुक्त रूप से गिर रही हों तो किसी भी क्षण उनका वेग समान होगा, उनके जड़त्व में परिवर्तन होगा, उनका त्वरण अलग अलग होगा, उन्हें समान परिमाण के बल की अनुभूति होगी। तो जब चंद्रमा के सतह के नज़दीक से अलग अलग द्रव्यमान की वस्तुएं
मुक्त रूप से गिरती हैं तो उनका त्वरण एक समान होता है। यानी त्वरण एक समान होने का मतलब हो गया कि वह हर एक समय में उनका वेग भी समान होगा। यानी ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। किसी भी क्षण उनका वेग समान होगा। अच्छा, एक चीज में ये भी याद रखेंगे कि यदि कोई भी वजन जो पृथ्वी पर है और कोई भी वजन जो मून पे है, तो याद रखना है कि जितना पृथ्वी पर वजन होगा वह मून पे जाते हुए पृथ्वी का 1/6 गुना हो जाता है। यानी अगर हम पृथ्वी पे 60 केजी के हैं, तो अगर हम चांद पे जाएंगे, अगर हम पृथ्वी पे 60 केजी के हैं, तो यदि हम अगर चांद पे जाएंगे तो 60 का 1/6 गुना, यानी सीधा काट देंगे तो हो जाएगा 10 केजी के बचेंगे। चांद पे हमारा वजन 10 केजी होगा और पृथ्वी पे हमारा वजन 60 केजी होगा। कहने का मतलब हो गया कि पृथ्वी का 1/6 गुना चांद पे वजन और चांद का 6 गुना ज्यादा पृथ्वी पर वजन होता है। अगला सवाल है, एक पारा बैरोमीटर में यदि पारा नल का ट्यूब में पारामीटर ऊपर उठे तो क्या होगा? पारा स्तंभ की ऊर्ध्वाधर ऊंचाई घटेगा? नहीं होगा, ये गलत है। पारा स्तंभ की ऊर्ध्वाधर ऊंचाई समान रहेगा? ये भी गलत है। पारा स्तंभ की लंबाई ट्यूब में बढ़ेगा? ये सही है, ये ट्यूब में बढ़ता है। एक से अधिक विकल्प सही है? नहीं, ऑप्शन सिर्फ सी सही है। यानी ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। अगला सवाल, ध्वनि तरंगे सबसे तीव्र गति से गमन करते हैं ठोस में, द्रव में, गैस में या निर्वात में? ध्वनि तरंगे सबसे तीव्र गति से गमन ठोस में करते हैं, यानी सबसे तेज, और सबसे कम गैस में करते हैं। निर्वात में तो ध्वनि तरंग गमन ही नहीं करती है, यानी इसमें गमन, निर्वात में ध्वनि तरंगे गमन नहीं करते हैं। तो हमारा सवाल था ध्वनि तरंगे सबसे तीव्र गति से गमन करते हैं ठोस में। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। अगला सवाल है, पूर्वी तट पर डेल्टाई भागों में किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? काली मिट्टी, लाल मिट्टी, बलुई मिट्टी या जलोढ़ मिट्टी? तो पूर्वी तट पर डेल्टाई भागों में जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है, यानी ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। काली मिट्टी के बारे में पूछेगा तो जानेंगे कि काली मिट्टी का दूसरा नाम रेगुर मिट्टी भी है। रेगुर मिट्टी कहेगा या मृदा कहेगा? जलोढ़ मिट्टी ये डेल्टाई भागों में भी पाई जाती है और नदियों के घाटों पर भी, यानी नदियों में भी पाई जाती है। अगर आपसे पूछेगा कि जलोढ़ मिट्टी देश के कुल क्षेत्रफल का कितना भाग है, तो हम लोग जानेंगे कि जो जितना भी भारत का क्षेत्रफल है उसका 40% भाग जलोढ़ मिट्टी है। और खेती के लिए उपजाऊ भी ये मिट्टी होती है। अगला सवाल है, ओजोन परत में छेद के लिए कौन गैस मुख्य रूप से उत्तरदायी है? नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन या क्लोरोफ्लोरोकार्बन? तो ओजोन परत को क्षय करने वाला क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC यही है। तो हमारा सवाल पूछा था ओजोन परत में छेद के लिए कौन गैस मुख्य रूप से उत्तरदायी है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन, यानी ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। ओजोन परत हमें किस किरण से बचाती है? तो हम लोग बोलेंगे पराबैंगनी किरण। पराबैंगनी किरण, इससे अगर ये सीधा हमारे शरीर पे पड़ेगा तो हम लोगों को स्किन कैंसर होने का खतरा होता है। अगर ओजोन के बारे में सवाल पूछे, ओजोन, तो ओजोन का जो सूत्र होता है वह O3 होता है। O3, तो इसमें एक सवाल भी पूछेगा कि ऑक्सीजन के कितने अणु होते हैं? तो O3 यानी ऑक्सीजन के इसमें 3 अणु पाए जाते हैं। अगला सवाल, तृतीय पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया था? ऑप्शन ए जोहान्सबर्ग,
ऑप्शन बी लंदन, ऑप्शन सी न्यूयॉर्क और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तृतीय पृथ्वी सम्मेलन जो हुआ था यह 2012 ईस्वी में हुआ था और ब्राजील में हुआ था। ब्राजील के रियो डी जेनरो में हुआ था। ऑप्शन में है? नहीं है। ऑप्शन में नहीं है यानी कि ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। इसकी पृथ्वी सम्मेलन की अगर प्रथम सम्मेलन की बात किया जाए तो प्रथम सम्मेलन 1992 में हुआ था और इसी जगह पे हुआ था, रियो डी जेनरो में ही। द्वितीय सम्मेलन 2002 में हुआ था, दक्षिण अफ्रीका में हुआ था। दक्षिण अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में। तो हमारा सवाल यहाँ पूछा था तृतीय, अगर द्वितीय पूछता तो हो जाता जोहान्सबर्ग, लेकिन तृतीय पूछा तो तृतीय हुआ था रियो डी जेनरो में, प्रथम भी और तृतीय भी, तो इनमें से कोई नहीं। निम्नलिखित में से कौन सा जीवाश्म ऊर्जा है? कोयला, सौर ऊर्जा, थर्मल ऊर्जा या बायोगैस? तो सबसे पहले सोचेंगे कि जीवाश्म ऊर्जा क्या है। तो जीवाश्म ऊर्जा उस प्रकार की ऊर्जा जो जीवाश्म से प्राप्त होती है, जीवाश्म से प्राप्त होती है। जीवाश्म कहने का मतलब या तो जीव जंतु या तो पेड़ पौधे। तो सौर ऊर्जा सूर्य से प्राप्त होता है, बायोगैस गोबर से प्राप्त होता है, कोयला यह हमको कोयला होता है पेड़ पौधों से निर्मित होता है, यानी जीवाश्म ऊर्जा के रूप में ऑप्शन ए कोयला हो जाएगा। जीवाश्म ईंधन भी पूछेगा तो जीवाश्म ईंधन के रूप में भी कोयला ही होता है। कोयला, पेट्रोलियम ये सब जीवाश्म ईंधन कहलाते हैं। किसी चालक से होकर प्रति सेकंड गुजरने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या 1020 है, तो चालक से प्रवाहित धारा का मान क्या होगा? यानी प्रति सेकंड कहने का मतलब टी का जो वैल्यू दिया हुआ है 1 सेकंड दिया हुआ है। हम जानते हैं क्यू बराबर यानी आवेश बराबर एन ई। एन कहने का मतलब हो गया, एन का जो वैल्यू है वो हमको क्वेश्चन में ही दिया हुआ था 1020। तो 1020 गुना ई का वैल्यू होता है 1.6 गुना 10 के पावर -19 कूलॉम। ई मतलब हो गया इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन की संख्या 1.6 गुना 10 के पावर -19 कूलॉम होती है। अब हम अगर इसको यहाँ से गुना करें 1.6 को 1020 में, तो हमारा गुना करने के बाद आएगा 1.632 और गुना 10 के पावर -16 कूलॉम। अब हम जानते हैं कि हमको पूछा प्रवाहित धारा का मान क्या होगा। तो धारा मतलब I बराबर सीधा सीधी फॉर्मूला होगा Q/T। Q का मान अभी जस्ट लाएं 1.632 गुना 10 के पावर -16 कूलॉम और बटा में समय तो 1 सेकेंड है, यानी आंसर हो जाएगा 1.632 गुना 10 के पावर -16। अब थोड़ा सा ये पॉइंट इधर घसका है, मानक रूप इसका लिखेंगे तो हम लिख सकते हैं कि 10.2 गुना 10 के पावर -17 एम्पियर, क्योंकि धारा का ऐसा ही मात्रक एम्पियर में होता है। ऑप्शन में ये 16 एम्पियर, ये तो इसी कट गया, 10 एम्पियर है ये भी कट गया, 16 एम है तो ये भी कट जाएगा। ऑप्शन डी 10.2 इंटू 10 के पावर -17 यानी ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। अगला सवाल है, विभवांतर मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग होता है? आमीटर, वोल्टमीटर, गैल्वेनोमीटर या पोटेंशियोमीटर? तो विभवांतर मापने के लिए वोल्टमीटर का प्रयोग किया जाता है। अगर अमीटर की बात करें तो अमीटर विद्युत धारा मापने के लिए किया जाता है, विद्युत धारा, जिसका एसआई मात्रक एम्पियर होता है। विभवांतर का एसआई मात्रक वोल्ट होता है।
गैल्वेनोमीटर से विद्युत धारा के परिमाण के साथ साथ विद्युत धारा के परिमाण के साथ साथ दिशा का भी पता चलाया जा सकता है। लेंस का सूत्र होता है 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f या 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f, 1/v माइनस 1/u बराबर 2/f या 1/v प्लस 1/u बराबर 2/r। तो ये दो ऑप्शन तो नहीं होगा क्योंकि 2 हुए नहीं करता है। अब आ गया एक माइनस में और एक प्लस में, तो लेंस का सूत्र होता है माइनस वाला, यानी ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। जहां पर जो भी होता है वह होता है प्रतिबिंब की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी, u वस्तु की दूरी और f फोकस दूरी। इसी के साथ आज का हमारा सेट खत्म होता है। ये इस साल 2026 में पूछे जाएंगे, किसी भी दिन किसी भी सेशन में ये सवाल आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। धन्यवाद।